Okay, बच्चों we are going to start with the first chapter, the AS chemistry का जो पहला चैप्टर है that is atomic structure। जो आज हम शुरू कर रहे हैं this is the atomic structure, right? कल मैंने आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दे दिया था कि हम क्या करने जा रहे हैं, राइट? सो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो बिफोर आई गो फॉर दिस, आप में से अ, या चले मैं ही बता देता हूँ, एक एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जी एक एटम क्या चीज़ है, व्हाट इज एन एटम। एक एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एटम। हम कहते हैं जी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप उसको डिफाइन करते हैं, तो आप कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कैसे किसी किसी को आइडिया है, या चले मैं ही बताता हूँ। हम कहते हैं जी कि जो किसी भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, या मैं ओ लेवल की डेफिनेशन लिखता हूँ कि एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यही है ना। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, आप कहते हैं जी उसको हम डिफाइन करते हैं एज एन एटम, राइट? किसी भी उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट, इसी को कहते हैं ना आप एटम। कि किसी भी एटम का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आप उसको कहते हैं एटम। हम ये बात बहुत अरसा मानते रहे, हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, लेकिन जर्नली हम ये बात बहुत अरसा मानते रहे कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। यानी ये मेरे पास मैटर है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तोड़ता जाऊं, तो एक इसका सबसे टाइनीएस्ट पार्ट होगा, राइट? दैट पार्ट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो आप उसे एटम कहते हैं। लेकिन फिर लेटर ऑन जब रिसर्च हुई मजीद इंग्लैंड में ही, तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। एटम के आगे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, राइट? तो लिखिए जरा, देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या हैं? व्हाट आर दोज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स? एक हैं जी प्रोटॉन्स, एक हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एक हैं न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही है ना थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर हमने इनके मैसेज और चार्जेस भी पढ़े ओ लेवल में, अगर आपको याद हो। तो क्या चार्ज आता है प्रोटॉन के ऊपर? ये रिलेटिव चार्ज हम लिख रहे हैं, नॉट द ओरिजिनल वन। रिलेटिव चार्ज कितना होगा इसका? +1। इसका कितना होगा? -1। और इसका कितना होगा? 0। रिलेटिव इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता होगा ओरिजिनल चार्ज, अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, राइट? ओरिजिनल तो ये है, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं जी कि हमने एक, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ माइनस होगा, प्रोटॉन होगा तो चार्ज यही रहेगा, इतने ही कूलम होगा, लेकिन प्लस हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं मेंशन करते, हम रिलेटिव चार्ज लेते हैं। यूनिट्स, कूलम वगैरह कुछ नहीं, हम कहते हैं जी रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है? कि इन दोनों का चार्ज इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, राइट? तो ये रिलेटिव चार्ज है। और अगर आप देखें तो इसका रिलेटिव मैस भी हम देखते हैं, हर एक का क्या मैस है। किसी तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनका क्या मैस है, व्हाट इज द रिलेटिव मैस ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट? किसी को याद है क्या होता है? प्रोटॉन का अगर 1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1/1840, ठीक है। 1840। क्या मतलब है इसका? कि एक जो इलेक्ट्रॉन का मैस है, वो प्रोटॉन के मैस से कितनी गुना कम है। अगर आप उसको देखें तो 1840, राइट, कितना कम है?
कि अगर आप 1840 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और एक प्रोटॉन लेंगे तो उनका मास बराबर होगा। तो आप कहते हैं तो बहुत ही छोटा है। इसकी मिसाल तो इसी तरह है कि अगर यहाँ मैं एक एक डॉट लगाऊं ये वाला, तो आप कहते हैं इसमें तो ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। फिर हर एटम के आगे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। फिर हर सब एटॉमिक पार्टिकल में 1840 टाइम्स काम करोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप कह रहे हैं ये तो फिर ना होने वाली बात हुई। इसलिए आप जब मास की बात करते हैं तो आप यूजुअली क्या कहते हैं कि इसका मास नेग्लिजिबल है, राइट। इसका मैथ नेग्लिजिबल है। सो ये लिख लेते हैं आप। अमूमन आप ये मान करते हैं जी कि इसका मैथ नेग्लिजिबल है। ठीक है। सो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, ये उनके रिलेटिव चार्जेस हो गए। ओके। ओके, अब इस चीज में आपको अगर याद हो तो ये था सारी चीज तो आप ओ लेवल में पढ़ के हैं। और अगर आपको मैथ्स भी मैं आपको बताऊं, एक इलेक्ट्रॉन का मैथ 9.11 टाइम्स 10 to the power -31 kg होता है। ठीक है। ओके। अब इसमें आप देखें तो ये कितना कम है, तो ये तो ना होने के बराबर ही हुआ ना। ये फिगर आपको याद नहीं करनी, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बताया कि आपको समझ आए कि ये कितने कम चार्जेस और कितने कम मैसेज होते हैं इनके, राइट। बट ओवरऑल हमें इसको इसी तरह लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़। सो ओवरऑल आपको समझ आ गई, एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके ये चार्जेस हैं, ये मैसेज हैं, ये हमने सारा कुछ इसके अंदर लिख दिया, राइट। अब पता कैसे चला, हम कहते हैं जी ये जब डिफ्लेक्ट हुए ना इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इनका पता चला। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डिफ्लेक्ट करता हूं, जैसे ये देखें, ये अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है तीनों, तो जब मैंने उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, राइट। तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट करते हैं। ओके। जब ये डिफ्लेक्ट करते हैं तो कैसे होगा, देखें मिसाल के तौर पे कौन सा पार्टिकल किस साइड पे डिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं देखूं तो कुछ पार्टिकल हैं जो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, सीधे चले गए। वो कौन से पार्टिकल्स होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, वो तो बिल्कुल सीधे चले जाएंगे। कुछ हैं जो कि डिफ्लेक्ट होंगे टू सम एंगल, राइट। किस एंगल पे? अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हो गए टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, तो आप कहते हैं इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा। व्हाट आर दे आर द प्रोटॉन्स। कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हो गए टूवर्ड्स विच साइड? पॉजिटिव। वो क्या होंगे? आप कह रहे हैं वो तो होंगे, दे वुड बी द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखिए, ये देखें। अब 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसमें। ये आपने एक चीज गौर की है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रोटॉन की निस्बत एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है और पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन भी बहुत पहले है। ठीक है। तो ये आपने इस तरह डायग्राम कंप्लीट करनी होगी, ये आती है हर दफा। इस दफा भी जो अभी जून में एग्जाम हुआ है उसमें ये वाली डायग्राम आई है। तो आपने याद रखना है कि ये एंगल भी बड़ा बनाना है और ये जो प्रोटॉन है उसका ये कम रखना है। ठीक है सर, जी। अगर हम सवाल आता है कि द रीजन व्हाई दे डिफ्लेक्ट इन ए डिफरेंट एंगल, तो अगर जी कोई चार्ज का लिखता है तो मार्क नहीं मिलेगा फिर? नहीं, मैथ्स का, बिकॉज देयर चार्ज इज इक्वल। ऊपर आपने देखा चार्ज इक्वल है। अभी आपके साथ मेरा ख्याल है इसी जून के रेफरेंस में जो सवाल आया उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो इसी तरह था। ठीक है, मैं सवाल बाद में कराता हूँ वो, अभी ये कराऊंगा सवाल वो वाला भी। तो अभी आप देखें तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्योरली बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द मास। वरना चार्ज तो दोनों का बराबर है, इट इज द मास दैट इज मेकिंग देम, राइट। राइट। सो वो मास जो है दैट मेक्स देम टू मूव अराउंड। मास की वजह से इनकी डिफ्लेक्शन में एंगल में वो आया है। ठीक है। अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं, राइट। अब मिसाल के तौर पे एक मिनट, मैं इसको एंटर कर लूँ। ओके आयान, आपको आ रही है मेरी आवाज? अभी जो बच्चा है। ओके, सो दिस इज हाउ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
अयान, आपको आ रही है आवाज बच्चे? ओके, सो 1840 टाइम्स, क्योंकि वो उससे लाइटर है इसलिए उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है, राइट। सो इतनी बात है। अब आगे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि इसको, अगर आप ये कहते हैं कि अभी तक हमें, आप ये ध्यान में रख लें कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम नहीं पता। वो कहते हैं फिर स्ट्रक्चर क्या होगा। ये तो पता चल गया कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, ये भी पता चल गया कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी पता चल गया कि नेगेटिव वाला लाइटर होगा, उसका मास ना होने के बराबर है। एक ये भी पता चल जाएगा एक का चार्ज जीरो है। फिर ये भी पता चल गया इन दोनों का चार्ज बराबर है। बट हाउ दे आर अलाइंड इन एन एटम, नो आइडिया। नो आइडिया येट। कैसे अलाइंड है इन एन एटम नहीं पता। तो ये पहली दफा रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट था, अगेन इन इंग्लैंड, मेरे ख्याल मैनचेस्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दे वर वर्किंग ऑन दिस। ही फर्स्ट टाइम गोल्ड, उसका फॉयल एक्सपेरिमेंट है, उसने डिस्कवर किया कि एटम जो है, उन्होंने पहली दफा कहा कि एटम इज सफेरिकली सिमेट्रिकल। यानी इससे पहले हमें नहीं पता था कि वो गोल होते हैं, वो ट्रायंगुलर होते हैं, वो क्या होते हैं, हमें नहीं पता था। पहली दफा उसने कहा कि एक एटम जो होता है वो सफेरिकली क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, राइट। फर्स्ट टाइम ही सेड कि एन एटम इज सफेरिकली सिमेट्रिकल, यानी गोल होता है। फिर उसने साथ ही कहा कि एक एटम गोल होने के साथ साथ जो दूसरी चीज है वो क्या है। वो ये है कि एक एटम का जो सबसे, अगर सफेरिकली सिमेट्रिकल है तो जो सेंटर ऑफ एन एटम है वो क्या है। द सेंटर ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं एक एटम के सेंटर में, राइट। जब दोनों होते हैं, नोन एज न्यूक्लियस, उसे आप क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियस। तो सेंटर ऑफ एन एटम में वेरी स्मॉल एंड वेरी डेंस, ये याद रखना, सारी की सारी डेंसिटी यही होती है, सारा का सारा मास यही होता है, बट ये एरिया बहुत स्मॉल होता है, राइट। वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स देन, इलेक्ट्रॉन्स। सो ये याद रखना, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है, वेरी स्मॉल एंड डेंस। द एग्जामिनर आर इंटरेस्टेड इन दिस फ्रेज, ओके। वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, आउटसाइड न्यूक्लियस। वो इस एरिया में नहीं होते, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन कैसे रिवॉल्व करते हैं, ऑन अ फिक्स्ड पाथ नोन एज शेल और ऑर्बिट। उसे क्या बुलाते हैं हम, शेल। पूरा नाम लिख देता हूं, क्वांटम शेल। सम टाइम आप इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब वो कहता है अगर आप इसको ड्रॉ करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखें, ये सेंटर में प्रोटॉन होगा, ये न्यूट्रॉन होगा। लेट से इस एटम का ये फर्स्ट शेल है, यानी द इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व ऑन अ फिक्स्ड पाथ। शुरू में रदरफोर्ड ने तो कहा था एक ही जगह रिवॉल्व करते हैं, फिर उसके मॉडल में यही मसला आ गया कि साइंटिस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह कैसे रिवॉल्व करेंगे।
फिर उसने कहा जी कि एक और साइंटिस्ट था नील बोहर, उसने आके इसकी करेक्शन की, उसने कहा जी ये इस तरह होता है, लाइक दिस, कि एटम्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, दिस इज एन एटम। अब सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, एंड दिस एरिया इज नोन एज न्यूक्लियस। जैसे मैंने कहा ये बहुत डेंस है, सारा का सारा मास इधर ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं वो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। ओके, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ होंगे, दे आर हियर। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड, ये फर्स्ट शेल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, आप इसको कहते हैं n इज इक्वल टू 1। ये सेकंड शेल है, लेट से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहते हैं n इज इक्वल टू 2। फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4। तो आप कहते हैं ये n क्या है, आप कहते हैं जी कि ये दिस इज कॉल्ड, ये जो n है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अभी आपने याद रखना है इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जिससे आप शेल को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उस नंबर को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। तो n इज इक्वल टू 1 मीन फर्स्ट शेल हो गया, इसी तरह n इज इक्वल टू 2 मीन क्या होगा, सेकंड शेल, एंड सो ऑन। और इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले हम के एल एम एन वगैरह बुलाते थे ना, अब वो नहीं बुलाना, अब एवरी शेल इज नोन एज क्वांटम शेल। दो चीजें याद रखनी है, अब आपने वर्ड टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज है, इसे बोलेंगे क्वांटम शेल और इसे बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। आपको कहता है कि एक और चीज जो आपने याद रखनी है कि एक एटम में हमें कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। आप कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, राइट। आप कहते हैं देयर आर टू वैल्यूज which are used to indicate number of protons, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये दोनों वैल्यूज आपको पता है क्या है। एक होती है प्रोटॉन नंबर, वन इज नोन एज प्रोटॉन नंबर, या इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या बताता है बच्चों, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं अंटिल नो चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons एक एटम में, इन एन एटम, ठीक है। जब तक वो आयन नहीं बनता, अगर आयन बन जाता है तो फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। एटम में ये दोनों वैल्यूज हमेशा बराबर होती हैं। तो प्रोटॉन नंबर पता चल गया, तो एक तरह से आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल जाता है कि उसमें कितने वो हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दूसरा वैल्यू है प्रोटॉन न्यूक्लियॉन नंबर जिसको कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर दैट टेल्स यू व्हाट,
न्यूक्लियॉन नंबर और मास नंबर भी इसको कहते हैं, और एटॉमिक मास भी बाज दफा बुला देते हैं इसको। ये क्या बताता है? सो न्यूक्लियॉन नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। सम ऐड है इन एन एटम। जिशान आप हैं? जी सर। नीचे बैठे हैं। अब इसमें देखें, इसमें सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? सामने देखें, दोनों स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। दोनों, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है वो क्या है वो देखिए। अब इसमें देखें, फॉर एग्जांपल एक एटम है कार्बन 612। अब दो नंबर्स इसको असाइन किए हैं। जो छोटा नंबर है वो प्रोटॉन नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो न्यूट्रॉन नंबर है। दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन। दिस इज न्यूक्लियॉन नंबर। सो अब अगर आप प्रोटॉन नंबर देखते हैं तो इसका मतलब है इस कार्बन के एटम में कितने प्रोटॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि एटम है तो 6 ही होंगे। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। गॉट इट? सो ये तो बहुत बेसिक है। हाँ, लेकिन अगर कोई एटम है जैसे सोडियम है 1123, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। अब जब यही एटम, लेट से सोडियम टर्न्स इनटू Na पॉजिटिव 1123, देन व्हाट? आप कहते हैं जी बेशक चार्ज आ जाए, ये तो आयन बन गया ना, और इसे बोलते हैं कैट आयन, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है। आप कहते हैं जी इसमें एक तो नाम वही रहेगा, ये सोडियम एटम था, वो सोडियम आयन बन गया, एक बात। दूसरी, प्रोटॉन्स तो वही होंगे जो पहले थे। हाँ, इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए हैं, क्योंकि चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे होने से। तो इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए? वन पॉजिटिव इंडिकेट्स वन लेस, तो वन लेस करेंगे, वन लेस देन प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन वो ही रहेंगे, चार्ज आने से न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता, तो वो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 ही रहेंगे। राइट? इसी तरह अगर कोई मुझे कहे Al1327 टर्निंग इनटू, ये आप लोग करेंगे Al3 पॉजिटिव 1327, दोनों में जरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएं। और फिर अगर O8 16 और O2 माइनस 8 16, सिंपल है, ओ लेवल वाला है, बस क्विकली गो थ्रू कर रहा हूं क्योंकि ये आ जाता है दोबारा। अब देखें, प्रोटॉन कितने हो गए? 13। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13। न्यूट्रॉन कितने हैं? 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। इसमें देखें, प्रोटॉन कितने हैं? 13। इलेक्ट्रॉन अब 13 नहीं है, 3 पॉजिटिव इंडिकेट्स के 3 लेस हो गए। ओके, सो अगर 3 लेस हैं तो कितने हो गए हैं? 10। ओके, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो देखें, 27 माइनस 13 कितने हो गए? 14। वो तो वही रहेंगे ना। इसी तरह आप जब ऑक्सीजन को देखते हैं, और ये एल्यूमिनियम एटम है, और इसे क्या बुलाएंगे? दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम आयन। इसको हम बुलाते हैं एल्यूमिनियम आयन। राइट? सो एक एल्यूमिनियम एटम है, एक एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का क्या है? जरा मुझे बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में हैं? जरा प्लीज चेक करके बताएं, हाउ मेनी इन द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन में कितने हैं बच्चों?
प्रोटॉन्स 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हो गए, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 हो गए, 16 - 8। यहां पे क्या है, प्रोटॉन तो 8 है, इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, 2 नेगेटिव, क्या इंडिकेट कर रहा है, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो कितने हो गए, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ डिफरेंस नोट करें, जब नेगेटिव आइन होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव आइन का कम हो जाएंगे, और ये वही रहेगा। और एक और चेंज जो आता है जब नेगेटिव आइन बनता है, जिसको आप एन आइन भी बुलाते हैं, दिस इज नेगेटिव आइन, जिसको एनाइन भी बुलाते हैं। एक और चेंज भी क्या आएगा, वो सबसे फेमस चेंज जो होता है, कि इसका नाम ऑक्सीजन एटम था ना, तो इसका नाम ऑक्सीजन आयन नहीं है, इसका नाम हो जाता है ऑक्साइड आयन। कि जब नेगेटिव आयन बनता है तो नाम किससे एंड होने लग जाता है, आईडीई से। ये बात याद रखना कि जो नेगेटिव आयन होता है उसमें हमेशा आइड आता है एंड पे। राइट, सो ये तो हो गया। राइट, इसी तरह एग्जाम में वो कभी उल्टा सीधा भी पूछ लेते हैं, जैसे वो कहते हैं कि एक एलिमेंट एक्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके, आपको कह रहा है जी प्रोटॉन है लेट से 26, इलेक्ट्रॉन्स हैं 23, और एक पीरियोडिक टेबल दीजिएगा जिशान, और न्यूट्रॉन्स हैं 52 - 26, 56, सॉरी, 25। आप इस एलिमेंट एक्स को बता सकते हैं कि इसका प्रोटॉन नंबर क्या है और इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है। राइट, जी, देख के बता सकते हैं, यानी बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है, या इसका प्रोटॉन नंबर क्या है। आप कह रहे हैं जो प्रोटॉन्स हैं वो तो प्रोटॉन नंबर हो गया, ये तो 26 हो गया। So we can use the proton number to find the element because proton number change नहीं होता. यस, वेल डन। कभी भी प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। आइसोटोप्स बनते हैं लेकिन उसमें प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। वो एक एलिमेंट को एक ही नंबर है जो जिंदगी भर के लिए असाइन कर दिया गया, वो उसका डीएनए, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जरा पीरियोडिक टेबल में देखना, बच्चे आपको पीरियोडिक टेबल दिया है, देखो जरा, 26 प्रोटॉन नंबर वाला एलिमेंट क्या आयरन नजर आ रहा है आपको, Fe26 हो गया। अब आपने मैस नंबर के लिए या न्यूक्लियॉन नंबर के लिए उसको नहीं देखना, ये मैंने जानबूझ के एक डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर इसको असाइन किया ताकि आपको ये समझ आए कि पीरियोडिक टेबल में जो न्यूक्लियॉन नंबर लिखा है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो आइसोटोप हो सकते हैं ना। तो न्यूक्लियॉन नंबर के लिए आपको यहां इन दोनों को ऐड करना है, इन दो वैल्यूज को। ये देखो, इन दो को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो जरा कितना बनता है, व्हाट इज द नंबर, 51 बनता है ना, ये आ गया 51। समझ आ रही बात। सो ये हो गया इसका प्रोटॉन नंबर। उसके अलावा क्या कोई चार्ज भी है इसके ऊपर, आप कहते हैं ये देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज। सो बेसिकली ये चीज आपको साइन करनी थी, कि उसने आपको कहा कि आप बताएं कि इसके प्रोटॉन कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इसका चार्ज कितना है। राइट, क्लियर है। अब इसी चीज को बच्चे आगे लेके चलते हैं। वो कह रहे हैं जी कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया दिस, अब इसी को आगे लेके चलते हैं। वो कहते हैं जी, वापस आते हैं, अब ये तो बेसिक ओ लेवल वाली चीज़ें थी, मैंने क्विकली रिवाइज की क्योंकि यहाँ भी आती हैं। मैं इसमें दोबारा जाता हूँ, अब आ जाते हैं एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। वो कहते हैं जी, आपने कहा कि लेट से 11 प्रोटॉन है वो भी इधर ही हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं वो भी इधर ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ अरेंज करना होता है, आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस अरेंज होते हैं इधर। किन में अरेंज होते हैं, क्वांटम शेल्स में। अब हम इनको शेल्स नहीं बुलाएंगे, क्वांटम शेल्स बनाएंगे। ये क्वांटम शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। क्वांटम शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। 3 में कितने हैं, जितने भी आप रख दें, लेट से 8 हैं या जितने भी हैं। और फिर फोर्थ में भी इसी तरह। कहते हैं जरा आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरा डिटेल में जाएं और बताएं कि कैसे किस तरह प्लेस किया जाता है। राइट, तो आप हेडिंग दें, छोटा सा हेडिंग दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब इसमें बच्चों एक मसला आ गया। मसला ये आ गया कि जब हम ओ लेवल में थे, अब जरा सुनना, मैं एटम को दोबारा बना रहा हूं इधर। आपने कहा जी कि ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल है। आपने कहा ये इसका सेकंड शेल है, और ये इसका थर्ड शेल है। अब जरा सुनना, अगर मैं इसको कुछ इस तरह करूं, ये मैं जूम इन किया है, आप कह रहे हैं ये फर्स्ट शेल है, लेट से ये इसका लेवल आ गया फर्स्ट शेल, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो पहली तो एक चीज जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एक एटम को आपने इस तरह इमेजिन करना है। सबसे पहली चीज यहां इमेजिनेशन मैटर करती है कि आपका एनर्जी लेवल कैसे वेरी कर रहा है, हाउ योर एनर्जी लेवल वेरीज। तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है। इसमें बच्चे अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो जो आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। फर्स्ट शेल है ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब आपको पता है इससे पहले हम ये सोचते थे कि जो लेट से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ये सोचते थे कि वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल पे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सेकंड शेल में, तो हम सोचते थे कि 8 इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल पे हैं। बाद में एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको पता चला कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है ना वो इस तरह है। ये है उनका लेवल। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो सेकंड शेल यहां से स्टार्ट होता है। अब ये सुनना गौर से, यहां खत्म होता है, और उसमें भी आगे दो सब लेवल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं। समझ आ रही बात? इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल में भी जब उसने गौर से देखा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर थे, कुछ इधर थे, और कुछ इधर थे। तो इसका मतलब है थर्ड शेल में भी कितने सब लेवल्स हो गए? 3। इसी तरह फर्स्ट में कोई नहीं था, फर्स्ट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वर लाइक दिस। ये फर्स्ट था ना, तो उसने कहा जी दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, दो ही इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह थे। तो इसका मतलब है कि जो शेल्स हैं, क्वांटम शेल्स हैं, जब साइंटिस्ट ने गौर से देखा तो दे वर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू सब लेवल्स ऑफ एनर्जी नोन एज सब शेल्स। राइट? तो अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करने जा रहे हैं तो अब आपको ये नहीं बताना कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको ये भी बताना है कि दूसरे शेल के नीचे वाले सब शेल में दो हैं, ऊपर वाले में 8 6 हैं, जिस तरह भी होगा। वो कहता है फिर तो ये सब शेल्स को दोबारा, बिफोर वी अरेंज द इलेक्ट्रॉन, हमें इनको पढ़ना पड़ेगा कि सब शेल्स क्या हैं और कितने होते हैं एक एटम में। तो पहले आप हेडिंग दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स, और पहले हम सब शेल्स को डिफाइन करते हैं कि सब शेल होते क्या हैं, कितने होते हैं, फिर इनकी अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है? पहली बात, व्हाट इज अ सब शेल? हम कहते हैं द क्वांटम शेल्स आर सब डिवाइडेड into sub level of energies known as quantum, known as subshells। कि हर शेल आगे सब लेवल्स ऑफ एनर्जी में डिवाइडेड है, जिसे आप सब शेल बोलते हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा किस शेल के कितने आगे सब शेल्स होते हैं? उसका मैं एक टेबल बना देता हूं। अगर फर्ज करें आपका क्वांटम शेल
वन होगा, तो उसके जो सब शेल्स होंगे वो भी एक ही होगा। सब शेल्स को नाम भी देना है हमने, मैं भी बताता हूं। कहता है अगर क्वांटम शेल टू होगा तो आप कह रहे हैं उसके सब शेल्स भी दो होंगे। अगर क्वांटम शेल नंबर थ्री की बात करें तो उसके तीन होंगे। शेल नंबर चार की बात करें तो उसके चार सब शेल्स होंगे। तो लग ऐसे रहा है जो क्वांटम शेल नंबर होगा वही सब शेल होगा? नहीं, आप कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज फोर। सो इसका मतलब है अगर फिफ्थ शेल की बात करें तो उसमें भी कितने सब शेल्स होंगे? चार। फिफ्थ की बात करें, सिक्स्थ की, तो कितने होंगे? चार। सो नंबर ऑफ सब शेल्स इज फोर। सो इसका मतलब है एक शेल जब फर्दर सब लेवल्स ऑफ एनर्जी में डिवाइड होता है आप उन्हें सब शेल्स कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हो सकते हैं? फोर हो सकते हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज सब शेल्स? वो कहता है दीज सब शेल्स, और रैंडमली साइंटिस्ट ने इनको, आपको पता है, नेम दिया। बहुत कोशिश की कि हम कोई रेलेवेंस निकाल सकें, बट दे वर नॉट बीन एबल टू फाइंड इट। राइट? दीज सब शेल्स are named as S, P, D, F. एस पी डी एफ। राइट? ये बेसिकली चार वर्ड उन दिनों में बहुत यूज हो रहे थे, शार्प, पैराबोलिक, डिफ्यूज, फंडामेंटल। तो उनके पहले पहले लेटर्स ले लिए, कोई इसमें और सीक्वेंस नहीं है कि द सब शेल्स आर नेम्ड एज एस पी डी एंड एफ, क्योंकि मैक्सिमम चार ही होते हैं। फिर इनके साथ आपने क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा दिया टू इंडिकेट कि कौन सा। अब जैसे देखो, अगर फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है तो वो एस होगा ऑब्वियसली। अगर दूसरे शेल में दो सब शेल्स हैं तो एक एस होगा एक पी होगा। अगर तीसरे में तीन है तो एक एस होगा एक पी होगा एक डी होगा। अगर चार हैं तो एक एस होगा एक पी होगा एक डी होगा एक Sir, एफ होगा। जी। sir, what about the subshell named as GNH? मैं बताता हूं, एक मिनट। अब इसी चीज में अगर आप एस, जो फर्स्ट, अब आप कह रहे हैं एस तो पहले शेल में भी है, एस सब शेल दूसरे में भी है, तो आप इसके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा देते हैं। पहले शेल वाले एस को आप वन एस बुलाएंगे, जो जिस सब शेल में होगा उसको बुलाएंगे टू एस और टू पी, तीसरे वाले को थ्री एस थ्री पी थ्री डी। अब चौथे में चार हैं, फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ बुलाएंगे। अब सुने बच्चे, इसके अलावा क्योंकि है नहीं, मानूर अब सुनना, चार है ना टोटल सब शेल्स, तो आप चार सब शेल्स को किस तरह डिवाइड करते हो? आप कहते हो जी चार सब शेल्स हैं वो एस पी डी और एफ ही रहते हैं। अब क्योंकि ये शेल नंबर पांच है तो इसके साथ सिर्फ फाइव लगा देते हैं, यानी इसके पांच सब शेल्स को कहते हैं फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ। जी और एच है ही नहीं कोई, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम है ही चार। अब जैसे देखो, छठे शेल में इफ समबडी आस्क्ड अस के सिक्स शेल ऑफ एन एटम है, उसके कितने सब शेल होंगे? आप कहेंगे फोर। वो कहेंगे उनके नाम क्या होंगे? आप कहेंगे जी सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी सिक्स एफ। दैट्स इट। अगर सेवन शेल है एक एटम का तो कितने सब शेल होंगे मानूर? फोर। और नाम क्या होगा उनका? क्या नाम होगा? 7S, 7P, 7D, and 7F. परफेक्ट, ब्रिलियंट। दिस इज हाउ यू गो। तो एवरी शेल is further divided into subshells, and the first second third के अलावा, पहले तीन सब क्वांटम शेल्स के अलावा सबके चार चार सब शेल्स होते हैं। दिस व्हाट आई एम सेइंग। ओके, यहां मैं रुक जाता हूं, कल मैं इनकी एनर्जी के ऊपर बात करूंगा। राइट? यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। विल कंटिन्यू दिस के हाउ देयर एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एवरीथिंग। राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड।